हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो गाइज, ये हमारी क्लास पेपर 1 की जो पीवाईक्यू सीरीज है उसकी थर्ड क्लास है, जिसमें हम ऑल 10 यूनिट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 to 15 क्वेश्चन हैं विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज करेक्ट रिगार्डिंग द एमरजेंस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। क्वेश्चन में कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड के बारे में पूछा है। ऑप्शन ए दिया है इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट यूजर्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डे बाय डे जो इंटरनेट यूजर्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ऑप्शन बी दिया है यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इतनी यूजर फ्रेंडली होती हैं कि एक स्टूडेंट भी इजीली उनको यूज कर सकता है और एक टीचर भी इजीली यूज कर सकता है। सो ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है। देन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे हुआ? क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, एक डिवाइस चाहिए और इंटरनेट चाहिए। इसके अलावा हमें कोई भी महंगा सामान यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट, क्योंकि तीनों बातें बिल्कुल सही लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक अष्टाध्यायी। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे एग्जाम्स में कई बार पूछा जा चुका है। आई होप इसका आंसर सबको पता होगा। सो अष्टाध्यायी बुक किसने लिखी? पाणिनि, जीविका, चाणक्य या फिर कालिदास ने? अष्टाध्यायी बुक लिखी है पाणिनि ने। बट मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो पाणिनि थे वो कौन सी यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे? सो अब देखते हैं किस किस की हायर एजुकेशन स्ट्रॉन्ग है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में। अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता तो आप कहीं से सर्च करके दे सकते हैं, नो इश्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज विच इम्पैक्ट आवर एनवायरमेंट। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो ह्यूमंस के द्वारा की जाती हैं और उनका हमारे एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है या प्रभाव पड़ता है। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। जो मॉडर्न एग्रीकल्चर सिस्टम होता है उसके द्वारा सॉइल पोल्यूशन भी होता है, नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन भी हो सकता है। सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। माइनिंग भी इसका एक कोज हो सकता है। ओवर पॉपुलेशन, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कंजप्शन ज़्यादा होगा। सो ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। कोज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज कैन बी, कौन कौन सी हो सकती हैं? ओवर कंजप्शन हो सकता है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ओवर पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी। ये सब एक्टिविटीज किसका, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का क्या हो सकती है, कारण बन सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ न्याय। न्याय फिलोसफी से क्वेश्चन है। यूनिवर्स, योगिक, परसेप्शन, एनालॉजी, टेस्टिमनी और पास्ट और प्रेजेंट। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दिस बिलो। सो अगर हम न्याय फिलोसफी की बात करते हैं तो अब देखो, हिंदू फिलोसफी में हम 6 सिस्टम पढ़ते हैं, 6 सिस्टम पढ़ते हैं। सांख्या हो गया, योगा, न्याय, वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता। बट न्याय फिलोसफी की बात करें जो कि लॉजिक बेस्ड होती है, न्याय वाज अबाउट लॉजिक एंड वी हैव द फॉलोइंग परसेप्शन। न्याय फिलोसफी में हम 4 चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिसको हम PAUS पोज के द्वारा भी याद रखते हैं। जैसे P फॉर परसेप्शन, A फॉर अनुमान या फिर इन्फ्रेंस, U फॉर क्या होगा, उपमान या फिर एनालॉजी, और S फॉर शब्दा। तो न्याय फिलोसफी में हम इन 4 चीज़ों को ही फॉलो करते हैं। सो अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है यूनिवर्स, जो कि गलत हो जाएगा, यौगिक भी गलत हो जाएगा, बट परसेप्शन, एनालॉजी और टेस्टिमनी, ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। इसमें राइट आंसर है CDE, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिबेट्स एंड डिस्कशन वर कंडक्टेड टू टेस्ट पीपल्स नॉलेज सिंस द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम होता था, वहाँ आज के टाइम के जैसे वहाँ पे एग्जाम सिस्टम नहीं होता था। जो पीपल्स होते थे या जो स्टूडेंट्स होते थे, उनकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे। सो असर्शन बिल्कुल सही दिया है। इसका रीजन दिया गया है, शास्त्रार्थ वर ऑर्गेनाइज्ड फॉर लर्निंग डिबेट्स। जो डिबेट्स और डिस्कशन होती थी उसको ऑफिशियल लैंग्वेज में शास्त्रार्थ बोलते थे। सो रीजन भी बिल्कुल सही दिया है। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these ancient universities is known for specialization in art and painting?
कौन सी यूनिवर्सिटी आर्ट और पेंटिंग में स्पेशलाइजेशन के लिए जानी जाती है? नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उज्जैन यूनिवर्सिटी एंड अजंता यूनिवर्सिटी। सो राइट आंसर इज अजंता यूनिवर्सिटी। यहाँ से देखो तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी थी वो किसके लिए स्पेशलाइज थी? मेडिसिन के लिए। उज्जैन यूनिवर्सिटी जानी जाती है एस्ट्रोनॉमी के लिए, और जो अजंता यूनिवर्सिटी है वो किसके लिए पॉपुलर है? लर्निंग आर्ट्स के लिए, आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च? कौन सी रिसर्च में हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है वो एक मेन कॉन्सेप्ट होता है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, सर्वे रिसर्च एंड फिनोमिनोलॉजी। सो हमें पता है हाइपोथेसिस जो टेस्टिंग होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन एक्सपेरिमेंट करके हम ये चेक करते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी क्या वो बिल्कुल सही है। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इसमें होती है। हिस्टोरिकल रिसर्च में एक मेन बात जो याद रखनी है, इसमें हाइपोथेसिस नहीं बनाई जाती है, क्योंकि इसमें जो हिस्ट्री में हो चुका है उसको एनालिसिस किया जाता है, उसको स्टडी किया जाता है। इसमें कुछ भी हम न्यू एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। सो इसमें हाइपोथेसिस की कोई जरूरत नहीं होती है। सो राइट आंसर इज ए। ठीक है। Hypothesis testing is the main concept of experimental research. The purpose of an experimental research is to investigate the relationship between two variables to test a hypothesis by using the scientific method. Then next question देखो, which of the following are not the purpose of exploratory research? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में नाम में ही लिखा है एक्सप्लोरेशन किया जाता है, तो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कौन सा पर्पज नहीं है? टू गेन बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, टू स्टडी प्री प्लान्ड डिजाइन फॉर एनालिसिस, टू डेवलप हाइपोथेसिस, टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम्स। सो ए सी डी तीनों बात तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन जिस रिसर्च में हमें एक्सप्लोर करके स्टडी करना है वो प्री प्लान तो नहीं हो सकती। सो ऑप्शन बी इसका पर्पस नहीं है। सो राइट आंसर इज बी। Next question, randomization in research means selection or non-selection of one unit which has no impact on the selection of another. Each and every unit of the population stand equal chance of being selected. Picking up a unit based on chance alone method. रेंडमाइजेशन के बारे में पूछा गया। अब रेंडमाइजेशन क्या होता है, जैसे कि हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, हमारी एक पॉपुलेशन है, उससे हमें सैंपल बनाना है, तो सैंपल हमने इस तरीके से लिया कि हर एक मेंबर को इक्वल चांस मिल सके, हमने कोई पार्शियलिटी नहीं करी उसके अंदर। सो सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका दूसरे पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही लिखा है। सेकेंड है ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन स्टैंड इक्वल चांस, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए सिलेक्शन का। 2 भी बिल्कुल सही है। पिकिंग अप ए यूनिट बेस्ड ऑन चांस अलोन मेथड, 3rd भी बिल्कुल सही है। सो राइट आंसर इज 1 2 3 डी। रेंडमाइजेशन किस लिए किया जाता है? टू मिनिमाइज द बाइसेस इन रिजल्ट। रिजल्ट में किसी प्रकार का बाइसेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सबको इक्वल चांस मिल रहा है, कोई पार्शियलिटी नहीं हो रही है। सो यहाँ पे बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होके सिलेक्शन किए जा रहे हैं, तो कोई प्रकार का बायस नहीं होगा। सो जो हमारे रिजल्ट भी होंगे उसमें वो बिल्कुल फेयर रहेंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का, सोल्व द सीरीज 50, 59, 75 और 100। यहाँ पे क्या नंबर आएगा? अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? डिफरेंस चेक करेंगे। इसके और इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 9 का। देन यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 60, 70, 75, 16 का, और यहाँ पे 25 का। अब यहाँ से एक चीज हमें बिल्कुल क्लियर हो रही है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, देन 16 4 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36। 100 में 36 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 136। दैट इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sum of Rs
53 is divided among A, B, C in such a way that A get Rs 7 more than what B gets and B gets Rs 8 more than what C gets। मतलब टोटल 53 रुपए हैं जिसको A, B एंड C में इस प्रकार डिवाइड करना है कि A को क्या मिलेंगे, 7 रुपए ज़्यादा मिलेंगे B से और B को 8 रुपए ज़्यादा मिलेंगे C से। सबसे पहले हम C को मान लेते हैं x रुपए मिलते हैं। अब देखते हैं B को कितने मिलते हैं, 8 मोर देन C गेट। तो B को इस हिसाब से मिलेंगे x प्लस 8, 8 ज़्यादा मिल गए C से। अब A की बात करें तो A को कितने मिलते हैं, Rs 7 मोर देन B। B को x प्लस 8 मिले हैं और A को क्या मिलेंगे, प्लस 7 मिलेंगे। तो x प्लस 8 में प्लस 7 करेंगे तो x प्लस 7 प्लस 8 कितना होता है, 15। ये यहाँ से रेशियो मिल जाएगा। अब इसको ऐड करो, कितना आएगा, 3x प्लस 15 और 8 कितने होते हैं, 23 इक्वल टू हमें दिया है 53 टोटल रुपए है। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, इससे 23 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30 और x आ जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो 10। अब x की वैल्यू हमने 10 निकाल ली है। क्वेश्चन में पूछा द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज, x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 10, तो यहाँ से ये कितना a आ जाएगा 25 और b की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 8 18 और ये आ जाएगी 10। सो ये रेशियो दिया है कौन से ऑप्शन में, सी में, 25 18 एंड 10। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सपेक्टिव टेकिंग इन कम्युनिकेशन सपोर्ट्स। पर्सपेक्टिव टेकिंग जो होता है वो किसको सपोर्ट करता है, बिहेवियरल रिजिडिटी, ये वैसे ही नेगेटिव ऑप्शन है, ओपननेस, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट, सीक्रेसी। सबसे पहले हमें ये समझना है कि कम्युनिकेशन होती है उसमें पर्सपेक्टिव टेकिंग क्या होता है। अब देखो, द प्रोसेस वेयर बाय पीपल कंसिडर देयर पार्टनर्स पर्सपेक्टिव, मतलब दो लोगों के बीच में अगर कोई कन्वर्सेशन हो रही है तो हम सामने वाले की बात इस प्रकार से सुनते हैं कि उसका जो पर्सपेक्टिव है उसको हम खुद के ऊपर लेके सुनते हैं, उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार की रिजिडिटी तो फॉलो नहीं होगी, ओपननेस होगा बिल्कुल, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी, एक दूसरे का ओपिनियन समझेंगे, और ट्रस्ट होगा, सीक्रेसी नहीं होगी किसी प्रकार की क्योंकि ओपननेस हो रहा है। तो फिर सो राइट आंसर इज बी, सी एंड डी, दैट इज बी। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से समझा पाऊँ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू एवरीवन।